बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सीज़न 5 में खुश आमदीद। पहली किस्त के आगाज़ में काय कबीले का मंजर सामने आता है। 10 साल का अरसा गुजर चुका था। काय कबीला सोगत में आबाद हो चुका था। अरतुल साहब अपने करीबी साथियों के साथ मरकजी खेमे में मौजूद थे। बामसी कहता है, मेरे सरदार, हमारे आदमियों ने खबर दी है कि कुछ मंगोल सरहद के करीब चहलकदमी कर रहे थे। तुर्गुत कहता है, वो गलीज कई सालों से सुल्तान के कुछ आदमियों के साथ मिलकर गंदे खेल खेल रहे हैं। अब ये यहाँ क्यों आए हैं सरदार? हकीम आर्तो कहता है, उनके आने की लाजमी कोई वजह है। अर्तुल कहता है, कोज़ेदाक की जंग के बाद से रियासत पर उनकी गिरफ्त है। वो अनातोलिया की हर तरफ हैं और लोगों के लिए बहुत से मसाइल पैदा कर रहे हैं। इन ज़मीनों को हमने अपनी तलवारों से फतह किया है। इनकी खुशहाली के लिए हमने सख्त मेहनत की है। सोगत अनातोलिया का दिल है। जब तक दिल आज़ादी और इंसाफ के लिए धड़कता रहेगा तब तक उम्मीद बाकी है। आर्तुक साहब, मंगोल ये बात अच्छी तरह से जानते हैं, इसीलिए वो हमारे दिल को निकाल कर यहाँ बर्बादी करना चाहते हैं। बामसी कहता है, उनको आने दें सरदार, हम एक शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह उनके सामने खड़े होंगे इंशाल्लाह। अर्तुल कहता है, एहतियाती तदाबीर ले लो। ये वाज़ेह है कि वो कबीले में आए बगैर वापस नहीं जाएंगे। इतने में कबीले का ढोल बजता है। कबीले के लोग हैरानगी से दाखिली रास्ते की तरफ देखने लगते हैं। एक काफिला दाखिल हो रहा था, कुछ जख्मियों को लाया जा रहा था। आयमा खातून सख्त परेशान हो जाती हैं क्योंकि उस्मान जख्मी हालत में घोड़े पर पड़ा था। बाकी लोग भी उस्मान को देखकर परेशान हो जाते हैं। अर्तुल और उनके साथी भी बाहर आ जाते हैं और सूरत हाल देखकर चौंक जाते हैं। उस्मान के सर से खून बह रहा था। अर्तुल भागकर उस्मान के पास आ जाता है और फिर उस औरत से पूछता है, क्या हुआ है और ये किसने किया है? औरत कहती है, मैं नहीं जानती कि किसने किया है। इन पर हमला हो रहा था जब हमने इन्हें बचाया। इसके बाद उस्मान को घोड़े से उतार लिया जाता है। हकीम आर्तो कहता है, हमें उस्मान को फौरन अंदर ले जाकर खून रोकना होगा। अर्तुल उसे उठाकर अंदर की तरफ चल पड़ता है। हकीम आर्तो कहता है, साहब जी, मेरा दवाइयों वाला थैला लाओ। साहब जी फौरन हरकत में आता है। जख्मियों में कुछ और लोगों को भी लाया गया था। अर्तुल उस्मान को उठाकर खेमे में ले आता है। उस्मान बेहोश था। फिर हकीम आर्तो उस्मान का इलाज शुरू कर देता है। कुछ मायना करने के बाद वो कहता है, सांसें चल रही हैं लेकिन खून बह रहा है। फिर हकीम आर्तो खून रोकने की कोशिश करने लगता है। तुर्गत और बामसी बाहर के हालात देख रहे थे। एक जख्मी आदमी नीचे पड़ा था। तुर्गत बामसी से पूछता है, ये औरत कौन है? बामसी कहता है, पता नहीं, ये फरिश्ता है या शैतान। अंदर उस्मान का इलाज चल रहा था। हकीम आर्तो कहता है, मैं उस्मान के जख्म पर टांके लगा दूंगा, इंशाल्लाह ये जल्द अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। अर्तुल कहता है, इंशाल्लाह। आयमा खातून अल्लाह से उस्मान की सेहतयाबी की दुआएं मांग रही थीं। इसी दौरान उस जख्मी आदमी का भी इलाज चल रहा था। उसके साथ एक लड़की और एक बच्ची भी थी। तुर्गत भी उनके पास खड़ा था। एक औरत उस आदमी के जख्म पर पट्टी बांधकर बाहर चली जाती है। फिर तुर्गत उनके पास बैठकर कहता है, मुझे अफसोस है जो हुआ है। वो लोग आपसे क्या चाहते थे? जख्मी आदमी कहता है, मुझे नहीं पता, उन्होंने हमें पकड़ लिया और लेकर चल पड़े। इसके बाद एक मंजर सामने आता है जब उनको पकड़कर ले जाया जा रहा था। इस दौरान वो लड़की पूछ रही थी, आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप क्या चाहते हो? एक आदमी कहता है, यह सवाल अपने बाप से पूछो। उस लड़की का वालिद कहता है, मैं नहीं जानता कि ये क्या कह रहे हैं। यह सुनकर एक आदमी उसे कोड़ा मारते हुए कहता है, ग्रेगोस तुम्हारा मुंह खुलवा लेगा, फिर हम देखेंगे कि तुम कौन हो। लड़की पूछती है, ग्रेगोस कौन है बाबा? आप हमसे क्या छुपा रहे हैं? लेकिन उसका वालिद कोई जवाब नहीं देता। इसके बाद दोबारा काय कबीले का मंजर सामने आता है जहाँ वो आदमी जख्मी हालत में पड़ा था और तुर्गत को कहता है, मेरे ख्याल में वो हमें गुलामों के तौर पर बेचने के लिए ले जा रहे थे। तुर्गत पूछता है, और आप कहाँ से आ रहे थे? वो आदमी कहता है, हम निकाया में अपने रिश्तेदारों के पास जा रहे थे। इसके बाद दोबारा पिछला मंजर सामने आता है जहाँ एक आदमी कह रहा था, हम यहाँ कुछ हराम करेंगे। इसके बाद वो सब वहाँ रुक जाते हैं। इतने में उस्मान वहाँ पहुँचता है और छुपकर उन सबको देखने लगता है। उस्मान चलते चलते घोड़ों के पास पहुँच जाता है। छोटी लड़की उसे देख लेती है और आहिस्ता से अपने वालिद को आगाह करती है। उस्मान उन सबको खामोश रहने को कहता है। इतने में उस्मान वो रस्सी काट देता है जिसके साथ वो बंधे हुए थे और उन्हें भागने का इशारा करता है। वो तीनों उठकर भागने लगते हैं, जबकि वो आदमी भी उन्हें भागता हुआ देखकर उठ खड़े होते हैं, लेकिन उस्मान उनके सामने खड़ा हो जाता है।
की रस्सी काट कर उस्मान कहता है, आप भागो, इनको मैं देख लेता हूँ। उन आदमियों का कमांडर कहता है, तुमने गलत आदमियों से पंगा लिया है बच्चे, तुम मारे जाओगे। उस्मान कहता है, तो आओ फिर देखते हैं कि कौन मरता है। इस तरह उस्मान जख्मी होकर गिर जाता है और उसके सर से खून बहने लगता है, जबकि वो आदमी अपनी तलवार हवा में बुलंद करने लगता है। इसके बाद दोबारा काय कबीले का मंजर सामने आता है। उस्मान को कबीले लाने वाली औरत अरतुल के खेमे में पहुंच जाती है। उस्मान का इलाज चल रहा था। हकीम आर्तो को उसके जख्म पर टांके लगा रहा था। इतने में वो औरत कहती है, अरतुल साहब, मुझे इस वाक़े का अफसोस है। अरतुल एक तरफ आकर उससे पूछता है, यह वाक़या कहाँ पेश आया और आप क्या जानती हैं? औरत कहती है, यह वाक़या तुरना पहाड़ी पर पेश आया है। इसके बाद दोबारा वो मंजर सामने आता है जहाँ वो आदमी अपनी तलवार हवा में बुलंद कर रहा था। इसके बाद वो औरत उस्मान को जख्मी देखकर उसकी तरफ बढ़ती है। दूसरी लड़की उसे बताती है कि इस बहादुर बच्चे ने हमें उनसे बचाया है। औरत उस्मान को कहती है, थोड़ा हौसला करो, मुझे बताओ कि तुम कौन हो। उस्मान रुक रुक कर बताता है कि मैं अरतुल साहब का बेटा उस्मान हूँ। ये कहकर वो बेहोश हो गया था। इसके बाद दोबारा अरतुल के खेमे का मंजर सामने आता है। अरतुल पूछता है, वो जख्मी आदमी कौन है? औरत कहती है, उसका नाम थियोफिलस है। जहाँ तक मुझे समझ आई है, डाकुओं का असल हदफ वही था। फिर उस्मान ने उन्हें बचाने की कोशिश की। दूसरी तरफ तुर्गत उस लड़की से पूछता है, क्या उन आदमी ने बताया था कि वो आपको क्यों अगवा करके ले जा रहे हैं? लड़की कहती है, वो एक आदमी द्रैगोस का नाम ले रहे थे, वो मेरे पापा को द्रैगोस के पास ले जाने वाले थे। तुर्गत कहता है, ये नाम तो मैंने कभी नहीं सुना। फिर तुर्गत कहता है, अरतुल साहब ने कहा है कि आप जब तक चाहें यहाँ रह सकते हैं, आप आराम करें। यह सुनकर वो लड़की शुक्रिया अदा करती है और फिर तुर्गत बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ अरतुल पूछता है, वो कितने आदमी थे इलबिलगे खातून? इलबिलगे कहती है, वो 8 आदमी थे। एक आदमी उस्मान के तीर से मरा था। उनकी लाशों को वहीं छोड़कर मैं आपके बेटे को यहाँ ले आई। अरतुल कहता है, आपने सही वक्त पर आकर मेरे बेटे को बचाया। अल्लाह आप और आपके सिपाहियों से राजी हो। इलबिलगे कहती है, शुक्रिया अरतुल साहब, लेकिन आपके बेटे की बहादुरी की दाद देनी पड़ेगी। फिर अरतुल पूछता है, क्या आप उन डाकुओं के बारे में कुछ जानती हैं? इलबिलगे कहती है, मुझे इतना पता है कि वो गैर मुस्लिम थे। वो आम आदमियों के बेस में थे, लेकिन वो सिपाहियों की तरह लड़ रहे थे। इतने में बामसी अंदर दाखिल होता है। अरतुल कहता है, ये वाक़या तुरना पहाड़ी पर पेश आया है बामसी, फौरन वहाँ जाओ, एक एक करके लाशों को चेक करो, पता लगाओ कि वो कौन थे और क्या चाहते थे। ये सुनकर बामसी वहाँ से रवाना हो जाता है। इसी दौरान हकीम आर्तुक ने उस्मान के सर पर पट्टी बांधी थी। दूसरी तरफ जंगल में कुछ आदमी उस हमले वाली जगह पर पहुँचते हैं और घोड़ों से नीचे उतरकर लाशों को देखने लगते हैं। इतने में उनका कमांडर एक टूटा हुआ तीर नीचे पड़ा देख लेता है और फिर उसे उठाकर देखने लगता है। उस पर काई कबीले का निशान लगा हुआ था। यह देखकर वो आदमी कहता है, काई वाले, लानत हो। तो थियोफिलस उनके पास है। मैं द्रैगोस को इस वाक़े के बारे में कैसे बताऊंगा? इसके बाद सोगत शहर का मंजर सामने आता है। एक आदमी घंटी बजा रहा था। वो कुछ मजदूर किस्म का आदमी दिखाई दे रहा था। घंटी बजाकर वो बाहर की तरफ चल पड़ता है। बाहर एक आदमी उससे पूछता है, गंदम कहाँ है? घंटी वाला आदमी कहता है, आपके हुक्म के मुताबिक गंदम के 14 थैले सरहद के करीबी गांव की तरफ भेज दिए गए हैं और अरतुल साहब के हुक्म के मुताबिक फिर वो गंदम बाकी कबीलों में भी तकसीम कर दी जाएगी। खुदा अरतुल साहब की हिफाजत करे। आदमी पूछता है, और तुम? घंटी वाला आदमी कहता है, मैंने कुछ गंदम अपने गधे पर लाद दी है, मैं इसे पहाड़ों पर मौजूद गाँव में लेकर जाऊँगा हुजूर, यहाँ रास्ता ठीक नहीं है। दूसरा आदमी मिकीस कहता है, ठीक है, लेकिन देर मत करना, सराय में काफ़ी काम है करने के लिए। घंटी वाला आदमी कहता है, जैसे आपका हुक्म। यह कहकर वो चल पड़ता है। दूसरी तरफ जंगल में बामसी अपने सिपाहियों के साथ तुरना पहाड़ी की तरफ जा रहा था। इसी दौरान घंटी वाला आदमी भी जंगल में पहुंच चुका था। थोड़ी देर बाद बामसी का काफिला उसके सामने पहुंचकर रुक जाता है। बामसी आहिस्ता से कहता है, यह घंटी बजाने वाला आदमी यहाँ क्या कर रहा है? फिर बामसी उससे पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो घंटी वाले? आदमी कहता है,
पादरी साहब चाहते थे कि मैं गंदम ले जाकर गांव में तकसीम करूं। मैं तकसीम करके अभी सोगत वापस जा रहा हूं। आप यहाँ क्या कर रहे हो? बामसी कहता है, तुमने किसी मशकूक शख्स को देखा है? आदमी कहता है, मैंने किसी मशकूक शख्स को नहीं देखा कमांडर बामसी। आप क्यों पूछ रहे हैं? बामसी कहता है, यहाँ करीब ही एक वाकया पेश आया है। अगर तुम कोई मशकूक चीज़ देखो तो हमें इतला देना। आदमी कहता है, जैसे आपका हुक्म कमांडर बामसी, खुदा हमें शैतानों से बचाए। बामसी कहता है, तुम ज़्यादा देर यहाँ मत रुकना, वरना वो शैतान तुम्हें भी निशाना बना डालेंगे। तुम पहले ही काफ़ी मजबूर हो। यह कहकर बामसी आगे बढ़ जाता है। काई कबीले में अर्तुल पूछता है, आप कौन है खातून? औरत कहती है, मैं चौबान कबीले से हूँ। मैं अपने बाबा के हुक्म पर कुछ चीज़ें खरीदने के लिए यहाँ आई थी। हम रात को मेहमान खाने में ठहरेंगे और कल सुबह वापस रवाना हो जाएंगे। इतने में उस्मान होश में आ जाता है। यह देखकर सब खुश हो जाते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। अर्तुल पूछता है, क्या तुम ठीक हो उस्मान? उस्मान कहता है, मैं ठीक हूँ बाबा, आप परेशान ना हो। हकीम अर्तुल कहता है, अगर शाम को ये कहे कि मैंने शिकार पर जाना है तो आप हैरान मत होना सरदार। ये सुनकर सब हंसने लगते हैं। फिर अर्तुल कहता है, आप बताओ उस्मान, तुम वहाँ क्या कर रहे थे और तुमने क्यों खुद ही डाकुओं से लड़ना शुरू कर दिया? उस्मान उठते हुए कहता है, मैं उन बेगुनाह लोगों को बचाना चाहता था जैसे आपने मेरी वादा को बचाया था। इन खातून की मदद से हमने तमाम डाकुओं से निपट लिया। अर्तुल कहता है, दिलबदे खातून, मैं आपके एहसान का बदला नहीं चुका सकता। आज शाम को हमारी एक ज़ियाफत है, आपकी मेहमान नवाजी करके हमें बहुत अच्छा लगेगा। दिलबदे कहती है, ये हमारे लिए एक शर्त है, हम यकीनन इसमें शिरकत करेंगे। फिर अर्तुल उस्मान को कहता है, तुम बहुत बहादुर हो उस्मान। अगर दोबारा इस तरह की सूरत हाल हो तो पहले अपनी हिफाजत के बारे में सोचना और फौरन अपने कबीले के सिपाहियों को इतला देना। उस्मान कहता है, जैसे आपका हुक्म बाबा। दूसरी तरफ बामसी का काफिला वाक़े वाली जगह पर पहुंच जाता है। फिर वो सब घोड़ों से उतरकर जायजा लेने लगते हैं। बामसी कहता है, सिपाहियों, लड़ाई यहीं पर हुई है। गुनकुत कहता है, हर तरफ खून है कमांडर बामसी। डुमरल पूछता है, तो फिर लाशें कहाँ हैं? कुछ देर जायजा लेने के बाद बामसी कहता है, लाशों को यहाँ से घसीटा गया है और फिर उन्हें घोड़ों पर लाद कर यहाँ से ले जाया गया है। फिर बामसी कहता है, आप देखना है कि इसके पीछे कौन है। चलो वापस चलकर अर्तुल साहब को आगाह करते हैं। यह कहकर वो सब वहाँ से रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ बिजांतीनी सिपाहियों का एक ग्रुप एक जगह खड़ा हो जाता है। घंटी वाला आदमी भी उनके सामने पहुंचकर गधे से उतर आता है और फिर उनकी तरफ बढ़ने लगता है। यह आदमी दरअसल द्रैगोस था। फिर वो पूछता है, क्या हुआ लईस? बामसी ने जो कहा क्या वो सही है? लईस कहता है, कमांडर द्रैगोस, बदकिस्मती से वो आदमी जासूस थियोफिलस है। द्रैगोस पूछता है, लेकिन उन आदमियों के साथ क्या हुआ जो थियोफिलस को लेकर आ रहे थे? लईस कहता है, वो सब मारे गए हैं, लेकिन थियोफिलस और उसकी बेटियों को वो लोग ले गए हैं। द्रैगोस गुस्से से पूछता है, कौन? लईस कहता है, काई कबीले वाले। मुझे एक लाश के पास पड़े तीर की मदद से पता चला। द्रैगोस कहता है, तो इसी वजह से अर्तुल ने बामसी को यहाँ भेजा था। वो बेवकूफ़ पता लगाने आए थे कि यहाँ क्या हुआ है। लईस कहता है, अगर थियोफिलस ने अर्तुल को कुछ बता दिया तो फिर क्या होगा कमांडर द्रैगोस? द्रैगोस कहता है, वो नहीं बताएगा, वो मेरे गुस्से से डरता है। लईस कहता है, उसका वहाँ रहना आपके लिए बहुत बड़ा खतरा है। अगर वो आपकी शनाख्त जान गया तो हर चीज़ बर्बाद हो जाएगी। द्रैगोस कहता है, कबीले में एक आदमी को भेजो जो पता लगाए कि वहाँ क्या हो रहा है। किसी मुकामी लड़के को वहाँ भेजना जो कबीले में आता जाता रहता है। फिर द्रैगोस पूछता है, क्या कुंस्तुतुनिया से आने वाले जंगजू यहाँ पहुँच गए हैं? लईस कहता है, आज शाम हम एक खुफिया जगह पर मुलाकात करेंगे। द्रैगोस कहता है, आप जाओ, हमें इस मसले से जल्द निपटना होगा। यह सुनकर वो सब फौरन रवाना हो जाते हैं। इसके बाद काई कबीले का मंजर सामने आता है। अर्तुल हकीम आर्तो को सूरत हाल से आगाह कर रहा था। इतने में तुर्गत आकर कहता है, मैंने थियोफिलस और उसकी बेटी से बात की है। थियोफिलस बोल नहीं पा रहा, लेकिन उसकी बेटी ने एक नाम बताया है, द्रैगोस। उनको द्रैगोस के पास ले जाया जा रहा था। अर्तुल कहता है, क्या सोगट में आपने इस तरह का नाम सुना है अर्तुल साहब? अर्तुल कहता है, नहीं सरदार, मैंने नहीं सुना। फिर अर्तुल कहता है, हमें इस आदमी का पता लगाना होगा कि ये कौन है। वो किसी कबीले में नहीं हो सकता, वो सिर्फ सोगत के बाजार में हो सकता है। ज़रूरी एहतियाती तदाबीर ले लें। फिर अर्तुल कहता है, हम सोगत की तरफ जाएंगे, तुम इन लोगों पर नज़र रखना तुर्गत। लाजमी ये कोई अहम लोग हैं, उनको रात की ज़ियाफत पर आने की दावत देना। इसी दौरान कबीले की ख़वातीन मुख्तलिफ खाने तैयार कर रही थी। आयमा खातून सब ख़वातीन से मुखातिब होकर कहती हैं,
آج شام کو ایک ضیافت ہے، آپ اچھی طرح سے کھانے تیار کر لیں۔ حفصہ کہتی ہے آپ پریشان نہ ہوں ایمہ والدہ، ہم شام تک ہر چیز تیار کر لیں گے۔ اتنے میں 2 بچے وہاں پہنچتے ہیں جو بامسی اور حفصہ کے بچے تھے۔ وہ ایمہ خاتون کو پانی پلاتے ہیں۔ بچہ پوچھتا ہے آپ پانی پئیں گی والدہ؟ حفصہ کہتی ہے تم دوسری خواتین کو پلا دو بیٹا۔ اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔